नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल का आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद पढ़ा था। उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने सीखा जो पांच टॉपिक आप क्लास में दिया गया था। यानी कि आपके सिलेबस में 5 टॉपिक दिया गया है पूरे बहुपद में। उन 5 टॉपिकों से हम लोगों ने 2 टॉपिक का डिस्कशन किया था और उन पूरे 2 टॉपिक में जो हमने डिस्कशन किया उसमें आपका एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 डिपेंड है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो शेष और प्रमेय बचा हुआ है और सरसंहिकाएं बची हुई हैं, एक टॉपिक आपका और है। तो सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर तब करेंगे जब एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ते जाना फिर एक्सरसाइज करते जाना आपको क्या है, सारी चीजें पैरेलल होंगी तो आपको याद होता जाएगा। नहीं तो अगर पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ा देने के बाद जब एक्सरसाइज करने आप जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा लास्ट एक्सरसाइज पहुंचते पहुंचते आप सारा कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे और पीछे क्या पढ़े वो सारी चीजें छूट जाएंगी। तो इसलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए हैं उस पर एक्सरसाइज कर लें, क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं। कारण सहित हमें उत्तर देना है। क्वेश्चन जो फर्स्ट आपको कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट में 5 पार्ट दिया गया, अलग अलग 5 पार्ट दिए गए हैं। उन 5 में कह रहा है कौन से ऐसे व्यंजक हैं या कौन से ऐसे बहुपद हैं जो एक चर में बहुपद हैं और जो नहीं है क्यों नहीं है और है तो क्यों है। कारण सहित हमें बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कारण सहित क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन हम एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद उसका डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है y² + √2। आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3√t + t√2। और इसमें का चौथा क्वेश्चन जो आपका लिखा गया है वो लिखा गया है y + 2/y। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x⁻10 + y⁻3 और +t⁻50। तो देखिए 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट आपके लिखे गए हैं। इन 5 पार्टों में आपको ये बताना है कि कौन से बहुपद हैं, यानी कि एक चर अर्थात ये बहुपद हैं या नहीं है। अगर हैं तो क्यों हैं और नहीं है तो क्यों है। तो कल हम लोगों ने बहुपद कॉन्सेप्ट जो पढ़ा, यानी कि बहुपद कब हो सकता है, बहुपद कब नहीं हो सकता है, कितने टाइप बहुपद होते हैं और क्लासिफिकेशन उसका पदों के हिसाब से, घातों के हिसाब से, ये सारी चीजें हमने डिस्कशन किया था। तो वही सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं कि अर्थात ये सारे बहुपद हैं या नहीं है। बहुपद के लिए जैसे हम लोगों ने एक ब्रीफ नॉलेज में कॉन्सेप्ट पढ़ा था बहुपद का, तो बहुपद है, बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद कहते किसे हैं, ये हमने कल पढ़ा था कि कौन सा बहुपद होगा कौन सा नहीं होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस पे क्लियर किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या पढ़े थे, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा कि कितने प्रकार से उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है, किसमें टर्म के हिसाब से अर्थात पदों के हिसाब से, पदों के हिसाब से कितने प्रकार बांटा जा सकता है, इसको पढ़ा। और हमने पढ़ा घातों के आधार पर कितने प्रकार बांटा जा सकता है, ये पढ़ा। और हमने ये पढ़ा बहुपद होगा या नहीं होगा, इसको पढ़ा। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट पढ़े। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ा था, बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य, ये 4 चीजें हम लोगों ने कल सीखा था और कल की कॉन्सेप्ट में, यानी कि पिछले लेक्चर के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पिछले लेक्चर क्लास में हम लोग ये सारी चीजें सीख चुके थे। तो आज हम उसी का जब एक्सरसाइज करने जाएंगे तो वही सारी एक्सरसाइज हमें करनी है, यानी कि बताना ये बहुपद है या नहीं है,
और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। तो आइए हम लोग बहुपद की बात करते हैं इस क्वेश्चन पे कि बहुपद होगा या नहीं होगा। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को देखते हैं। अगर जो लिखा हुआ है आपका 4x² - 3x + 7 ये बहुपद है या नहीं है, तो इसका आंसर पहले आपको लिखूंगा बहुपद है, अर्थात यह एक बहुपद है। अब हमें बहुपद है क्यों है, इसलिए है आप लिखेंगे क्योंकि x की जो घात लगी है, x अर्थात x की घात यानी कि चर राशि की जो घात है, चर राशि की जो घात है वह एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या होने का मतलब ये होता है कि चर राशि की घात जो है रूट में नहीं है। जैसे 1/2 फ्रैक्शन में नहीं है अर्थात भिन्न में नहीं है, 3/2 में नहीं है, 4/3 में नहीं है, इस टाइप की घात नहीं लगी हुई है। इसलिए ये प्राकृत संख्या अगर है यानी कि पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, तभी यहाँ घात अर्थात बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए जैसे 4x² - 3x + 7 लिखा हुआ है, यह बहुपद है। क्यों है, क्योंकि जो x की पावर है, x की पावर लगी हुई 2 और ये 2 एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है और जो पूर्ण संख्या होती है वही संख्या किसी भी बहुपद की घात कहलाएगी। घात आप 2/3 नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपको 2/3 1/2 मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट आप उसको बहुपद के रूप में नहीं लिख सकते। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुपद होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा, अगर किसी भी फ्रैक्शन में आप जाएंगे अर्थात भिन्नात्मक में जाएंगे, भिन्न के रूप में अगर आपको घात मिलेगी तब वह बहुपद नहीं होगा। तो आपको पहला जो आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसका आंसर होगा बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद पहले वाले का आंसर होगा बहुपद होगा। और क्यों होगा, क्योंकि चर राशि जो है, चर राशि मैंने कल क्लास में डिस्कशन किया था, चर राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहे। जैसे आप x का मान लेंगे, x का मान लेंगे तो ये कभी मान इसका 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3, कभी 4, करके ऐसे मान इसका लगातार परिवर्तन होता रहता है। यानी कि x का कोई फिक्स मान आप नहीं बता सकते, कभी भी नहीं बता सकते। आज ये कह दें कि x का मान 1 है और हमेशा ये 1 रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। अर्थात हमेशा x का मान 1 रहेगा ये पॉसिबल नहीं है। x का मान कभी 1 तो कभी 2, कभी 3 और कभी 0 भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्यों बनती हैं, क्योंकि ये चर राशि वेरिएबल राशियां हैं, जो वेरिएबल होते हैं अर्थात इनके मान लगातार आप बदलते रहते हैं। जब मान लगातार आप बदलते रहेंगे तो अचर राशियां कहलाते हैं। ठीक, और हम कोई बहुपद चर राशियों में ही देखते हैं, अचर राशियों में बहुपद नहीं देखते हैं। अचर राशि अगर होगी तो बहुपद किस टाइप की बहुपद होगा, पिछली क्लासों में हमने डिस्कशन किया, किस टाइप का बहुपद होगा, अचर टाइप का बहुपद होगा। ठीक, दूसरे पे आते हैं। आपका लिखा हुआ है y² + √2। अब ये बहुपद है या नहीं है, आपको पता है y में क्या है, चर राशि। y क्या है, चर राशि है। y की जो घात लगी हुई है, y की घात लगी हुई है 2, अर्थात y की घात 2 है। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं है। जब ये 2 शर्तों को पूरी कर रहा है, y चर राशि है, 2 जो है आपकी पूर्ण संख्या है, तब ये क्या होगा, बहुपद होगा या नहीं होगा। तो आप आंसर लिखेंगे या बहुपद होगा, बहुपद होगा। और क्यों होगा, क्योंकि फिर आप वही एक रीजन लिखेंगे, क्योंकि चर राशि की घात प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या बार-बार इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्रैक्शन 1/2, 3/2 या 4/3 यानी कि भिन्न के रूप में हमें संख्याएं नहीं लेनी है।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा हुआ है y² प्लस अंडर रूट 2। तो y² प्लस अंडर रूट 2 का मतलब है ये बहुपद होगा या नहीं होगा, हमें इसका डिस्कशन करना है। अब हम दो चीज देखेंगे, हमें बहुपद होने और न होने के लिए केवल दो चीजें देखनी है, अर्थात बहुपद होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा। पहली कंडीशन तो ये है वो चर राशि है या नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है जो उसकी घात लगी हुई है, अर्थात चर की जो घात है, चर की घात पूर्ण संख्या है या नहीं, पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या। अगर इन दो कंडीशन को फॉलो करता है तब वह बहुपद कहलाएगा। बहुपद क्या कहेगा? कहलाएगा। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं करेगी, अगर मान लिया हुआ चर राशि तो है, चर राशि है मान लिया है, दूसरा कंडीशन अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है या प्राकृत संख्या नहीं है, तो वह बहुपद नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं मिली तब हम बहुपद उसको नहीं कह सकते हैं। अब क्यों नहीं कह सकते, ये आप क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये दोनों कंडीशन क्वेश्चन नंबर 2 को फॉलो कर रहा है, अर्थात y² प्लस अंडर रूट 2, ये दोनों कंडीशन इस क्वेश्चन में फॉलो कर रहा है कि आप क्या होगा, बहुपद होगा। बहुपद होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। अर्थात आप लिखेंगे क्योंकि चर राशि की घात प्राकृत संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 अब आप एक कंफ्यूजन ये मत होइएगा कि अगर अंडर रूट 2 लिखा है, क्या ये अंडर रूट 2 लिखा होने के बाद भी बहुपद है? एक कंफ्यूजन आपके पास होगा कि अंडर रूट 2 लिखा है उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि बहुपद है, जबकि आप लगातार इस चीज की बात कर रहे हैं कि आपकी घात फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप केवल चर राशि देख रहे हैं, अचर राशि की बात आप नहीं कर रहे हैं, और अंडर रूट 2 एक अचर राशि है। अब आप बोलेंगे अचर राशि कैसे है, तो आपको पता है कल ही के लेक्चर में मैंने बताया, ऐसा मान अर्थात कोई किसी संख्या का ऐसा मान जिसका मान लगातार परिवर्तन न होता हो। जैसे आप लिखेंगे अंडर रूट 2 का मान कभी भी अंडर रूट 3 के बराबर या 1 के बराबर या 2 के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात ये सारी चीजें कभी भी हो नहीं सकती हैं। अंडर रूट 2 अगर लिख दिया गया है तो इसका मान हमेशा अंडर रूट 2 के बराबर या अंडर रूट 2 के बराबर या इसका एक मान और होता है 1.414, इसके बराबर ही होगा। अर्थात अंडर रूट 2 का मान केवल इतना होता है जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं कितना मान इसका आता है, या अंडर रूट 2 अगर आपने लिखा है कि अंडर रूट 2 हमेशा जब पहले था और आज भी है, आगे आप 50 साल बाद 100 साल बाद भी देखेंगे तो अंडर रूट 2 का मान केवल इतना ही रहेगा, अंडर रूट 2 ही रहेगा। कभी भी अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 में परिवर्तन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक इसमें कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं, तो हमें इसमें जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं। जैसे आपको एक चीज सबसे अच्छा पहचाने सबसे आसान तरीके ये बता दूं, जैसे आप गिनती देखते हैं 1 से 100 तक, ये आप गिनती पढ़ते हैं कहाँ से, 1 से 100 तक आप गिनती पढ़ेंगे। आपने जब गिनती पढ़ा 1 2 3 4 ये डाट 10 तक गया, उसके बाद 11 से 20 तक गया, तो आपको क्या, आपने जब गिनती क्लास फर्स्ट में पढ़ा था और आज आप 9th क्लास में आ चुके हैं, क्या आपने परिवर्तन कोई देखा कि 1 का मान 4 के बराबर या 3 के बराबर हो गया हो? ऐसा कभी आपने परिवर्तन देखा? तो मेरे हिसाब से ऐसा परिवर्तन अभी तक आपने नहीं देखा होगा।
कि एक का मान 3 या 4 के बराबर हो गया होगा, लेकिन एक परिवर्तन चर राशि में आपको देखने को मिलता होगा। x का मान जैसे मैं निकालूं, किसी टाइम में समीकरण को सॉल्व करूं तो x का मान 0 आ सकता है, दूसरे टाइम अगर समीकरण का मान सॉल्व करूं तो उसका मान 1 आ सकता है, फिर से सॉल्व करूं तो उसका मान 3 आ सकता है। अर्थात आपके सामने x का मान अलग अलग स्थितियों में अलग अलग हो सकता है। अगर आपका मान अलग अलग स्थितियों में अलग अलग हो रहा है तो वह चर राशि कहलाएगा। अगर हर स्थिति में किसी भी कंडीशन में आप रखिए एक का मान परिवर्तन नहीं होगा, एक का मान परिवर्तित नहीं होगा, जब आपका एक का मान परिवर्तित नहीं होगा तो अर्थात यह क्या है, एक अचर राशि है। अचर राशि चर राशि थोड़ा सा ना ले, क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में इसको अच्छी तरह से पढ़ाया गया है, जिससे बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है कि √3√t प्लस t√2 ये बहुपद होगा या नहीं होगा, इसकी चर्चा हमें करनी है। अगर आपने जैसे t लिखा हुआ है 3√t प्लस t√2, इस अंडर रूट का मतलब होता है t की पावर 1/2 लगा हुआ है। अंडर रूट होने का मतलब होता है, लेकिन अगर अंडर रूट लगा हुआ है इसका मतलब होता है किसी भी के पावर 1/2 लगेगी। अगर इस अंडर रूट के अंदर a लिखा हुआ है तो a की पावर 1/2 है, अगर अंडर रूट b लिखा हुआ है तो b की पावर 1/2 है, अगर अंडर रूट के अंदर x लिखा हुआ है तो x की पावर 1/2, और अंडर रूट के अंदर t लिखा हुआ है तो भी t की पावर 1/2। अर्थात इस रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या का पावर 1/2 में होगा। अब आप सोच रहे होंगे √3 अगर ये लिखा हुआ है क्यूब 3, आप देखे होंगे स्क्वायर रूट है। अगर आप क्यूब रूट की बात करें यानी 3 रूट में लिखा हुआ है, तो अगर इसके अंदर आपने a लिखा तो अब आप सोच रहे होंगे सर इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान क्या हो सकता है। आप सोच रहे होंगे इसका मान क्या हो सकता है, आपने कभी ये सोचा है कि इसका मान कुछ हो सकता है, इसका भी पावर 1/3 आप लिखेंगे। जैसे आप इस रूट का 1/2 लिख रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ 3 लिखा था इसलिए आपने 1/3 लिखा, यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लिखी नहीं है तो आप कैसे 1/2 मान लिए। तो यह अंडर रूट का मतलब होता है 2, अंडर रूट का मतलब होता है तो यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता, मानक माना गया है। आपका जो मानक होता है बेस, उसको मान लिया गया है कि अंडर रूट का मतलब केवल 2 होगा। इस 2 को आप यहाँ लिखिए या ना लिखिए, यहाँ पे 2 ही है। जैसे आप कभी कभी होता है 1 लिखा हुआ है हर में, यानी कि 2/1। अब इस 2/1 को आप केवल 2 भी लिख सकते हैं। अब ये एक मानक है, इसको आप बटे में लिखें या ना लिखें, लेकिन हाँ कभी आप ऐसे मत करिए कि 1/2 को आपने लिख दिया ये 1 के बराबर है, या आपने लिख दिया 1/2 2 के बराबर है, क्योंकि 1 को लिखे या ना लिखे नहीं, ये बटे में गया है अर्थात ये अंश में है, इसका मान अब अधिक है। किससे? इस 2 से, क्योंकि 1 को 2 भागों में बांटा गया, इसका मतलब ये होता है, और 2/1 का मतलब होता है 2 को 1 भाग में बांटा गया। ठीक, तो फ्रैक्शन में चीजें आ चुकी हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है इसको आप समझें। जैसा आपका क्वेश्चन दिया गया तीसरा फ्रैक्शन में आ चुका है, लिखा हुआ 3√t प्लस t√2। अब ये फ्रैक्शन में आ चुका है अर्थात t की पावर 1/2 प्लस t √2। अब आपको ये बताइए बहुपद होगा या नहीं होगा। मैंने पहले बताया कंडीशन होनी चाहिए चर राशि पहला होना चाहिए। चलिए ठीक है, पहली कंडीशन चर राशि होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए चर राशि की घात प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब आप ये बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में t की पावर, t एक चर राशि, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि t एक कैसी राशि है, t एक चर राशि है। मैं आपको बता दूं जितनी भी संख्याएं a से a to z
ये सारी चर राशियां हो सकती हैं क्योंकि ए का मान परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। आप x y z लिखेंगे, ये भी एक चर राशियां हैं, इसका मान परिवर्तित हो सकता है। a से z के बीच में ही x y z आता है। तो t चर राशि है, हो सकती है, तो t एक चर राशि है, इसका मान जो होना चाहिए चर राशि होना चाहिए, अर्थात पहली कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है, अर्थात ये t पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि चर राशि है, तो t एक चर राशि है, पहली कंडीशन फॉलो होगी। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, चर राशि की घात प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या आपको प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या 1/2 ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या होने का मतलब होता है वह संख्या पूरी तरह से हो। 1/2 का मतलब होगा यह संख्या आधी है, यानी 1 का आधा। 1/2 का मतलब होता है 1 का आधा। जैसे आपने एक सेब लिया और इसको आपने आधे पर से काट दिया, ये हो गया आधा सेब आपके पास और आधा सेब खत्म हो गया। तो क्या ये सेब अब पूरा है? नहीं, सेब अब पूरा नहीं, अर्थात आधा है, और 1/2 का मतलब होता है आधा, तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह आपका तीसरा क्वेश्चन बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा इसको मैं बता चुका हूं कि इसकी प्राकृत संख्या चर राशि की घात प्राकृत संख्या नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, y + 2/y लिखा हुआ है, यह एक बहुपद होगा या नहीं होगा? तो ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा, बटे में लगा हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा आप इसको सॉल्व करेंगे, y + 2/y है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये y² + 2/y हो जाएगा, और आप इसको जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का बन के आएगा y-1। और जब y-1 आ गया है तो यह एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या का मतलब ये होता है केवल हमें धनात्मक लेना है, तो प्राकृत संख्या जब ये नहीं है तो इसका मतलब हुआ याद ये बहुपद नहीं है। अब तीसरे पे आते हैं, पांचवे पे आते हैं, x⁻10 y⁻³ + t⁻50, यह एक बहुपद है या नहीं है? अब आप ये बताइए किस टाइप का बहुपद है, आप क्या सोच सकते हैं? ये 10 घात का बहुपद है या 3 घात का बहुपद है या 50 घात का बहुपद है? ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस घात का बहुपद। चर राशियां तो सभी हैं, चर राशियां तो सभी हैं, तीनों चर राशियां हैं, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन इसके अंदर बहुपद होने का कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है। बहुपद होने का मतलब होता है कि सारी संख्याएं या तो x में लिखी हो, या y में लिखी हो, या z में लिखी हो, या t में लिखी है तो t में लिखी होनी चाहिए। कहने का मतलब 2x² + 2 + 1 लिखा हुआ है, यह बहुपद हो सकता है, लेकिन आपने लिख दिया 2x² + 3t⁻3 + 4y�5, और आप ये कह रहे हैं बहुपद है या नहीं है? तो मैं ये कहूँगा ये बहुपद नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये बताइए, ये भी चर राशि, ये भी चर राशि, ये भी चर राशि, तीनों अगर चर राशियां हैं, सभी की घात पूर्ण संख्या है, तभी बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चा आप यहाँ से x का मान पार्टिकुलर नहीं निकाल सकते हो, यहाँ से आप t का मान नहीं निकाल सकते, यहाँ से आप y का मान नहीं निकाल सकते। जब आप x t y का मान पार्टिकुलर तरीके से नहीं निकाल सकते तब बहुपद, तब भी बहुपद नहीं होगा। इसलिए आपके पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा बहुपद नहीं है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बहुपद नहीं है। ये आप 5 क्वेश्चन का डिस्कशन रहा कि आपका पहले में बहुपद है और क्यों है यह पता लगाना था, अगर बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है ये पता लगाना था। अर्थात आपका पहला, दूसरा ये दोनों बहुपद हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा ये तीनों बहुपद नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं भी आया तो आप इसको जहां भी आपको समझ में नहीं आया कि ये चीजें आप गलत बता दिए या समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं और सेकंड आपका क्वेश्चन कुछ खास क्वेश्चन है, कुछ इतना भी खास नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है अगर आपने पढ़ा, आपने अगर कॉन्सेप्ट की क्लास देखी तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड एकदम हवा लगेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम उसी तरह था जिसका कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं कि सेकंड में क्या लिखा हुआ ये चीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कैसे आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है आइए मैं बताता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पहला लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपका 2 + x² + x। दूसरा क्वेश्चन इसका है, दूसरे का ही दूसरा पार्ट है 2 - x², 2 - x² + x³। तीसरा क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है आपका π/2 x² + x। और चौथा क्वेश्चन आपका इसी में लिखा हुआ है √2x - 1। ये जो चार क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है सामने, इन चारों क्वेश्चनों में आपको x² का गुणांक बताना है। अब आप गुणांक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। गुणांक होता क्या है यह आप सीख रहे हैं। गुणांक किसी भी संख्या का गुणांक निकालना, जैसे इसने कह दिया x² का गुणांक बताना है। x² आपको यहाँ दिख रहा है, x² यहाँ दिख रहा है, x² यहाँ दिख रहा है, और यहाँ इस वाले क्वेश्चन में आपको x² नहीं दिख रहा है। तो आप x² नहीं दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे। अब जैसे मैं इस संख्या को ले रहा हूँ x², दूसरे वाले क्वेश्चन से मैं ले रहा हूँ -x², पहले वाले में +x², आप प्लस लिख लीजिए, और सेकंड वाले में पूरा लेना है अर्थात π/2 x²। क्या आपके सामने तीन क्वेश्चन है, तीनों का x² मैंने निकाल लिया। चौथे क्वेश्चन में x² नहीं है। अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो उसका मतलब होता है आपका वैल्यू 0। यानी कि कोई चीज अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब सीधा होता है, साफ शब्दों में स्पष्ट भाषा में, कि आप 0 हैं। तो चारों आपके हो गए। x² मैंने यहाँ से लिया, -x² यहाँ से लिया, π/2 x² यहाँ से लिया, और यहाँ कुछ नहीं था इसलिए 0 लिया। अब अगर मैं बात करूं कि x² इसमें क्या गुणा है, x² के साथ कुछ ऐसी संख्या आपको गुणे में दिख रही है, तो आप बोलेंगे ऐसी कोई संख्या गुणे में नहीं दिख रही है। अगर मैं ये कह दूं इसमें 1 का गुणा है तो आप क्या समझेंगे, 1 का गुणा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर 1 का गुणा आप x² में करेंगे तब भी ये x² ही आएगा, और यहाँ माइनस है। 1 का गुणा आप x² में यहाँ करेंगे तब भी ये x² आएगा माइनस कहीं, और यहाँ π/2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको π/2 × x कर ही सकते हैं, और इसका मान π/2 x² आएगा, क्योंकि π/2 से आप गुणा करेंगे x² के साथ तो x² आएगा। अब ये 0 लिखा हुआ है, अगर मैं इसके साथ x² का गुणा कर दूं तो किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, भूमिका एक बन रही है, अभी भी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। मुझे x² का गुणांक निकालना है। गुणांक का मतलब होता ही है, जैसे आपका ये गुणांक लिखा हुआ है, आपका मतलब होता ही है गुणा का अंक। गुणांक का मतलब ही होता है गुणा का अंक, अर्थात अंक में ऐसी चीज से गुणा हो जिसको आप बाहर निकाल सकते हो, उसी का मान हमें बताना है। अगर मैं इस x² की बात करूं तो x² में 1 का गुणा है, तो अर्थात x² का यहाँ पे गुणांक कितना हो गया, 1 हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि x² के साथ 1 गुणा है इसलिए गुणांक इसका 1 हुआ। अब आप इस वाले सेकंड की बात करेंगे, -x² के साथ जो गुणा है वह 1 का गुणा है, तो -x² का गुणांक 1 यहाँ भी है, ये माइनस है इसलिए माइनस होगा।
अब अगर इस एक्स स्क्वायर की बात करूं, पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर का, तो इसके साथ पाई बाई 2 का गुणा है, अर्थात इस वाले एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बाई 2 है। और चौथे वाली बात करूं तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कितना है 0 का, तो मैं यहां कहूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है या कुछ नहीं। ठीक, अभी समझ में आया होगा। अब आइए सीधा आंसर पे चलते हैं, चारों का आंसर लिख लेते हैं, बस काम खत्म। गुणांक क्या था इसकी बात चर्चा करने का मतलब ये होता है वह संख्या कितनी बार उस संख्या से बुरा है। कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा इसके साथ है। 2 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर इसको कर सकते हैं, अर्थात आप इसको समीकरण हल करें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स। अब 1 का गुणा आप करेंगे तो कोई परिवर्तन इसके सेहत में नहीं होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर में अगर आप 1 से गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की सेहत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और हमें गुणांक निकालना था, और गुणांक किसका निकालना था एक्स स्क्वायर का, तो गुणा किसके साथ है एक्स स्क्वायर का 1 के साथ है, तो इसका मतलब आपका गुणांक हो गया, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब प्लस लगा हुआ है इसलिए आप +1 नहीं लिखेंगे, आप ऐसा कह दें कि सर +1 है, +1 है। अगर आपने केवल 1 बोल दिया तो प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब +1 है। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे तो आपका सेकंड क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, केवल साइन का अंतर है। 2 - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। अगर अब आप इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर ये रहा और गुणांक इसके साथ क्या है 1, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए पूरा साइन उसके साथ जाएगा। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया है, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ प्लस होगा। लेकिन साइन आपका किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसका साइन उसके साथ जाएगा, अर्थात उसका चिन्ह उसके साथ होगा। प्लस यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, +1 आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको हटा भी सकते हैं, तब इसका मतलब होगा कि एक पॉजिटिव ही है। जब तक आप इसमें माइनस का साइन नहीं लगाएंगे आप इसको माइनस का भी नहीं मान सकते। तो आइए इसका गुणांक बात करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे आएगा आपका -1, क्योंकि 1 के साथ साइन क्या है आपका माइनस। जब माइनस साइन है तो वहां आएगा माइनस साइन। देखिए साइन की बात करेंगे तो साइन आप सोचेंगे सर कैसे आप इसका साइन माइनस करते हैं, तो फिर 2 का साइन कहाँ है। किसी भी संख्या का आप एक चीज नोट कर ले हमेशा, किसी भी संख्या का साइन, किसी भी संख्या का साइन या चिन्ह, हिंदी में बोलते हैं चिन्ह, उस संख्या के आगे लगता है, आगे लगता है। देखिए कभी भी साइन किसी भी संख्या के आगे लगेगा, पीछे नहीं लगता है। जैसे देखिए 1 का आगे का हिस्सा इधर है तो उसके आगे साइन लगा हुआ है माइनस का, तो ये 1 का साइन है। यहाँ पे 1 का साइन प्लस है क्योंकि 1 के आगे प्लस लगा हुआ है। अब इस 2 की बात करें, 2 के आगे साइन कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस लगा है, कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस लगा हुआ है। और जब माइनस होगा तो माइनस जरूर आएगा। तो 2 का साइन अगर कोई पूछे कि 2 का साइन आप बताइए तो आप बताएंगे प्लस में है। ठीक, तो आपका गुणांक रहा क्या माइनस का 1। अब आते हैं आप तीसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछते हैं। आप इसको लिख सकते हैं π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। देखिए हम केवल एक्स स्क्वायर गुणांक की बात कर रहे हैं इसलिए एक्स पे नहीं जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर में आप गुणांक खोज रहे हैं तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे π/2 है, तो आप आंसर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। अब आप सोच रहे होंगे π/2 तो लिख दिए सर, प्लस या माइनस नहीं लिखे। π/2 ऑलरेडी यहाँ पे इसका साइन प्लस लगा है क्योंकि माइनस नहीं मेंशन किया गया, तो यहाँ प्लस में ही π/2 है। अगर सामने में अगर माइनस लगा देता तब ये गलत हो सकता था क्योंकि इसका साइन माइनस हो गया।
अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है, क्योंकि अगर कुछ नहीं लगा हुआ है किसी संख्या के आगे तो वह संख्या हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है √2 × x -1। अब -1, अब आप यहाँ प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, x² आपके पास है नहीं, गुणे में आप 0 कर देंगे तो x² का गुणा कितना है 0। अब आप किसी भी संख्या का x² अर्थात 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या का गुणा अगर आप 0 में करेंगे तो हमेशा आपको 0 प्राप्त होगा। अब आप यहाँ माइनस लिख सकते हैं, आप प्लस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन दिया नहीं गया, या आप इसको हटा सकते हैं, आप कुछ मत लिखें, आप सीधा आंसर ये लिखेंगे x² का गुणांक नहीं है, या तो आप लिख दीजिए ये नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको x² नहीं दिखा तो आप आंसर लिखेंगे x² गुणांक नहीं है। या तो आप आंसर ये भी लिख सकते हैं x² का गुणांक 0 है। अगर कोई संख्या आप वहां पे नहीं है इसका मतलब 0। जैसे मान लिया किसी पार्टी की बात करें, कोई एक पार्टी है, वहां पे 6 लोगों को जाना है। अब ये 6 लोग गए, अर्थात राम गया, श्याम गया, और ऐसे करके 4-5 दोस्त या 6 दोस्त चले गए। अब और भी नाम हो सकते हैं, तो ये 4 या 5 ये 6 लोग गए। इन 6 लोगों को पार्टी में जाना था, और पार्टी में जब ये लोग पहुंचे तो उसमें से राम जो है ये पार्टी में नहीं गया। पार्टी में नहीं गया तो आपको पार्टी केवल कितने लोग मिले, श्याम के अलावा 4 लोग और राम को छोड़कर, अर्थात पार्टी में केवल 5 लोग गए। कितना गए? 5 लोग गए। 6 लोगों को जाना था, एक नहीं गया, गए केवल 5 लोग। अगर कोई ये पूछे राम वहां था या नहीं, अगर कोई आपसे पूछे राम वहां था या नहीं, तो आप आंसर तुरंत यही आएगा कि राम वहां नहीं था, यानी कि राम वहां नहीं था। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले राम की वैल्यू वहां क्या थी, 0 थी या कुछ और थी, तो आप तुरंत बोल देंगे सर वहां राम की वैल्यू 0 थी, क्योंकि राम वहां उपस्थित नहीं था। उसी प्रकार x² का गुणांक यहाँ उपस्थित नहीं है, तो आप यह लिख सकते हैं x² का गुणांक नहीं है, ये भी सही है, या तो आप लिख सकते हैं x² का गुणांक 0 है, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, आपके x² गुणांक लिखे हुए हैं, ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4 और 5 बहुत छोटे हैं, आइए इसको भी 10 मिनट के अंदर निपटा लेते हैं, ताकि हम लोग अगले कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में केवल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा छोटे सवाल जरूरी ये सब है, समझाने की आवश्यकता आप लोगों को पड़ती है, भले ही कॉन्सेप्ट कितना अच्छा बताया गया हो। अगर क्वेश्चन मैं फ्लो में बता दूंगा तो आप लोग को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह जाएगा। कल की कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल की क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें गुणांकों के बारे में चर्चा नहीं किया गया था, गुणांकों के बारे में चर्चा नहीं किया गया था, और आपके क्वेश्चन में गुणांकों के बारे में चर्चा हुई है, तो थोड़ा बहुत गुणांकों के बारे में जानना भी जरूरी था। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो लिख रहा है 35 की घात में और 100 की घात में, 35 की घात में और 100 की घात में एक पदी व्यंजक का उदाहरण देना है। 35 की घात में एक पदी बहुपद और 100 की घात में एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मैंने आप कल ही बताया था कि एक पदी बहुपद होते क्या हैं आपके, इस बारे में मैंने आपसे कल चर्चा किया था। एक पदी बहुपद होने का मतलब आपको एक बार फिर से हल्का सा नॉलेज दे दूं। एक पदी बहुपद या इसी को बोलते हैं एक पद वाला बहुपद, वह होता
केवल x लिखा हो, x स्क्वायर लिखा हो, 2x लिखा हुआ हो, 3x लिखा हो, 4x स्क्वायर लिखा हुआ हो या 6x स्क्वायर लिखा हुआ है, 7x क्यूब या x की पावर 10 या x की पावर 15 डॉट 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 एटसेट्रा हो सकता है। ये सारे बहुपद एक पद वाले बहुपद कहलाते हैं। इसकी चर्चा कल हम लोगों ने विधिवत तरीके से कॉन्सेप्ट की क्लास में की है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या है, 35 की घात में आपको एक पदी बहुपद लिखना है और 100 की घात में एक पदी बहुपद लिखना है। एग्जाम्पल देना है केवल एक, तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप x की पावर 35 लगा दीजिए। सर्वप्रथम तो आप x की पावर 35 लगा दीजिए, आप एक बहुपद लिख गया, एक पदी बहुपद। आप ये भी लिख सकते हैं 2x की पावर 35 आपका सेकंड बहुपद लिख गया, एक पदी बहुपद ही है। आप ये भी लिख सकते हैं 2y की पावर 35, ये भी एक पदी बहुपद ही है। आप ये भी लिख सकते हैं 7y की पावर 35, आप ये भी लिख सकते हैं 10x की पावर 35। ऐसे करके आप बहुत सारा बहुपद लिख सकते हैं जो केवल एक पद में आपको दिख रहे हैं। अब अगर बात किया जाए सेकंड से किसी तीसरे वाले में 100 घात 100 हो, बहुपद एक पदी हो, यानी कि जैसे आपने घात यहाँ 35 लगाया है, वैसे घात अगर आप 100 लिखना हो और एक पदी बहुपद लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो एक x की पावर आप 100 लगा दिए, आपका एक बहुपद बन गया, एक पदी बहुपद। आप अगर 3x की पावर 100 लगा दिए तब भी एक पदी बहुपद है। 4x की पावर 100 कर दिए, ये एक बहुपद है, एक पदी। आप √7x की पावर 100 लिखिए, ये भी आपका एक बहुपद है, क्योंकि चर राशि देखिए, क्योंकि चर राशि की संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, हमें अचर राशि से मतलब नहीं है, तो ये भी एक बहुपद है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। 1/2x की पावर अगर 100 लिखा हुआ है, ये भी एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि हमें अचर राशि से मतलब नहीं है, केवल चर से मतलब है, और चर जो है एक चर संख्या है x, और x की पावर जो 100 लगा हुआ है ये एक पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। ठीक, ऐसे करके आप बहुत सारे बहुपद लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया, इसको थोड़ा सा देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं, उसके बाद इसको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये रहा, इसमें कुछ है नहीं, केवल एक बहुपद लिखना था 35 घात वाला और एक बहुपद लिखना था 100 घात वाला। इतना सारे एग्जाम्पल दे दिया, किसी एक को आप उठा के लिख देंगे। आप एग्जाम में अगर पूछा भी जाए तो आप किसी एक को उठा के लिखेंगे। इतना ढेर सारा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप एग्जाम में भी आया तो आपने 10-15 लिख दिया, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे एग्जाम में पूछा है। मैंने आपको इतना ढेर सारा इसलिए लिख के बताया कि आपको इसमें से कोई एक भी अगर आपका रहेगा तो आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, आपको बहुपदों की घात बतानी है, और कल मैंने कॉन्सेप्ट में बहुपद की घात के बारे में विधिवत चर्चा किया। तो आइए घात के बारे में जानते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। क्वेश्चन दूसरा आपका लिखा गया है x माइनस एक्स क्यूब। आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका चौथे का दूसरा लिखा हुआ है 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, आपका इसका तीसरा लिखा हुआ है 5t माइनस √7, और चौथे का चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, चौथे का चौथा 3। अब आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, बहुपद की घात, अर्थात प्रत्येक बहुपद की घात बताना है आपको। और आपको मैं कल की क्लास में, कॉन्सेप्ट की क्लास में आपको ये डिस्कशन किया था, बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है। अगर आप उसको नहीं समझा तो आप एक बार फिर से समझिए। चर राशि की अधिकतम वह घात जो पूरे बहुपद में सबसे ज्यादा,
बहुपद की घात कहलाती है। या आप केवल ये लिख दिए चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात आप ये भी लिख सकते हैं, चर राशि की अधिकतम घात, घात का मतलब आपको पता है पावर, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब इस थ्योरी से आप बहुपद की घात कैसे निकाल लेंगे कंफर्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है जिसकी पावर ज्यादा होगी वही बहुपद की घात होगी, इससे केवल ये पता चल रहा है। जैसे पावर का मतलब होता है जो जितना ज्यादा बड़ा उसकी उतनी बड़ी पावर। जैसे अगर मैं बात करूं एक गांव से, छोटे गांव से शुरुआत करूं तो उस गांव में जैसे कोई एक गांव है, किसी गांव को अगर हम लेंगे तो गांव में सबसे पहले आप देखेंगे एक मुखिया होता है। अभी इस टाइम तो नहीं हो रहा है लेकिन पहले हुआ करता था। अब मुखिया के ऊपर, अब ये जो नीचे में तीर लगा भी इसका मतलब ये ना समझे कि उसके नीचे है नहीं ऊपर है। जैसे मुखिया के ऊपर आप हो गया ग्राम सभा या ग्राम प्रधान, फिर इसके नीचे के पद जो आपके जिला पंचायत, ये सारी चीजें हैं। अब आपको अगर मैं कह दूं इन तीनों में बड़ा कौन है तो आप ये बोलेंगे जिला सबसे बड़ा है। अर्थात मैं अगर ये चीज इन तीनों पूछूं कि सबसे बड़ा कौन है या इन सब में सबसे बड़ी घात कौन है तो आप बात करेंगे सर बड़ी घात सबसे जिला है, उसके बाद ग्राम प्रधान है, उसके बाद मुखिया। क्योंकि जिला का मतलब हुआ इसके अंदर बहुत सारी ग्राम सभाएं, बहुत सारी ग्राम सभाएं उस जिला में ऐड है, विधानसभा ऐड है। ग्राम प्रधान किसी एक गांव का या एक ग्राम सभा का प्रधान होता है तो जिला से ये छोटा होगा। और मुखिया जो होता है केवल एक गांव का या एक समुदाय का मुखिया है तो ये ग्राम प्रधान से छोटा हो गया। सबसे बड़ा कौन हुआ? जिला। तो इसमें जो सबसे बड़ी घात है वह जिला है और बहुपद की कंडीशन सेम इसी प्रोसेस पे चलती है। अर्थात बहुपद की जो घात वाली कंडीशन होती है वह इसी कंडीशन में चल रहा है जिस कंडीशन पे आप देखते हैं। यानी कि बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन चर राशियां हैं, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर एक, इसको मान सकते हैं। अगर एक्स की पावर कुछ नहीं है तो उसका मतलब उसकी पावर एक है। तो अब आप बहुपद घात आपको बताना है तो सबसे बड़ी घात एक्स क्यूब है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है, सबसे छोटी एक्स है। तो बहुपद की घात वही घात होती है जो चर राशि की सबसे बड़ी घात हो या अधिकतम घात हो। तो चर राशि की अधिकतम घात यहाँ क्या है? 3 है। तो आप लिखेंगे बहुपद की घात की 3, बहुपद की घात 3 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात बहुपद की एक्स क्यूब के ऊपर लगा हुआ है और जो घात सबसे बड़ी होगी वही घात पूरे बहुपद की घात होती है। आपकी बहुपद की घात हो गई 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 4 - y² है, यहाँ किसी प्रकार का झंझट नहीं है क्योंकि केवल एक ही चर राशि है और जो एक ही चर राशि है जो उसकी घात है वही बहुपद की घात है। तो आप यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात कितनी है भैया? 2। कितनी है? 2 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुपद की घात कितना होगा? तो आप देखिए आपको लिखा गया है 5t - √7। तो इस t की पावर आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। जब t की पावर कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब t की पावर 1 है। तब आप बहुपद घात लिख दीजिए। आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं क्योंकि t के अलावा कोई और संख्या नहीं लिखी हुई है, अर्थात कोई और चर राशि नहीं है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई बच्चे? यहाँ बहुपद की घात 1 कितनी हो गई? यहाँ पे बहुपद की घात आपकी हो गई 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 जो दिया गया केवल 3 दिया गया है। तो यहाँ पे 3 दिया गया है तो बहुपद की घात क्या होगी? अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या हो सकता है बहुपद का घात कि यहाँ पे क्या हो सकता है?
आप लोग सोच विचार रहे होंगे, और जिसने कल की क्लास देखा यानी कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा वो डायरेक्ट आंसर देगा इस बहुपद की घात 0 है। जब बहुपद की घात यहाँ पे 0 है इसका मतलब यह किस प्रकार का बहुपद है? अचर बहुपद है। यहाँ पे चर राशि नहीं है, ना तो यहाँ x² है ना तो x की पावर 1 वाला है, अर्थात x भी नहीं है। जब ये दोनों यहाँ पे नहीं है तो आपका केवल चर बचा हुआ है, और चर केवल चर जहाँ पे हो वह कौन सा बहुपद कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है, और अचर बहुपद की घात 0 होती है। ठीक, तो आपका ये बहुपद रहा चौथा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। पांचवा क्वेश्चन इसका है, तो 5 मिनट के अंदर पांचवे क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया है। एक्सरसाइज मैंने ये सोचा कि आपको 2 पार्ट में एक्सरसाइज देने से अच्छा है आपको एक ही पार्ट में दे दिया जाए। वो इसलिए कि आप अगर इसको एक साथ पढ़ेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया है ना वो कॉन्सेप्ट पूरी एक ही क्लास में आपको एक बार में रिवीजन हो जाएगा। अगर आप 2 दिन का वेट करेंगे तो आप हो सकता है कॉन्सेप्ट भूले तो आप क्वेश्चन करने बैठेंगे थोड़ा बहुत आप फंसेंगे। इसमें आप फंसेंगे नहीं, आपको याद अच्छे तरीके से हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। अब आपने एक पदी बहुपद पढ़ा, आपने बहुपद में पढ़ा कि द्विपद बहुपद क्या होता है, त्रिपद बहुपद क्या होता है, चतुर्घात बहुपद क्या होता है। क्लासिफिकेशन पदों के आधार पर मैंने कल आपको बताया था रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं, ये बारे में आपको कल बताया था। तो बस क्वेश्चन हम लोग केवल सॉल्व करना है क्योंकि हम लोग कल इसको पढ़ चुके हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन लिखा गया है x² + x। आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा गया है x - x³। तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा गया है y + y² + 4। आपका चौथा क्वेश्चन लिखा गया है 1 + x। आपका पांचवा क्वेश्चन लिखा गया है 3t। आपका छठा क्वेश्चन लिखा गया है r²। आपका सातवां क्वेश्चन लिखा गया है 7x2। आपके 7 क्वेश्चन लिखे गए हैं। इन 7 क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये किस टाइप के बहुपद हैं इस पे हम लोग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब ये हुआ कि सारे क्वेश्चन को हमें बताना है एक घात बहुपद है, अर्थात हमें बताना है ये रैखिक बहुपद है या द्विपद बहुपद है। द्विपद का मतलब द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, या ये बताना है ये त्रिघात बहुपद है। ये सारी चीजें हमें बताना है, और या तो बताना है चतुर्घात बहुपद है। तो इन सारे बहुपदों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। तो आगे सीधा हम लोग आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। पहले वाली की बात करूं तो x की पावर मैक्सिमम 2 है, यानी कि x की पावर मैक्सिमम 2 है। जब x की पावर 2 होती है तो आपको पता है या किस टाइप का बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद। जितनी पावर उतनी घात का बहुपद, अर्थात यहाँ मैक्सिमम पावर आप देख रहे हैं तो या किस टाइप का बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। इसमें मैक्सिमम पावर आपको मैक्सिमम पावर देखना है, बहुपद कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। बहुपद बताना है कि द्विघात है, त्रिघात है, एक घात का है या रैखिक है। तो हमें केवल ये बताना है, हमें ये केवल देखना होता है कि बहुपद में मैक्सिमम घात कितनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम घात x³ है, आप लिखेंगे यहाँ त्रिघात बहुपद है। अब आप बोलेंगे त्रिघात बहुपद क्यों है, तो आपको पता है आप आंसर देंगे त्रिघात बहुपद इसलिए है क्योंकि बहुपद की मैक्सिमम पावर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे।
इस बहुपद की मैक्सिमम पावर आपको देखना है तो मैक्सिमम पावर y की 1 है और y स्क्वायर है, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 है। तो आपका ये फिर से क्या हुआ, द्विघात बहुपद हो गया। किस टाइप का बहुपद, द्विघात बहुपद है। अब 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, अब इसकी घात x की मैक्सिमम केवल 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक घात बहुपद, और एक घात बहुपद है, और एक घात बहुपद से अच्छा होता है आप लिखें इसको, यह रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। देखिए अब रैखिक और एक घात का मतलब क्या होता है, अगर x की पावर केवल 1 है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि हम कह सकते हैं एक घात का बहुपद है। और इसी को x प्लस 1 को या 1 प्लस x को हम कहते हैं यह एक रैखिक बहुपद है। अब 3t की बात करेंगे तो इसकी भी पावर 1 ही है, तो आप इसको फिर से ऊपर की तरह, यानी कि जो चौथा था वही सेम आंसर इसका है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है या तो एक घात बहुपद है। पांचवे की बात करेंगे, x r की पावर स्क्वायर लगा हुआ था, r स्क्वायर है तो 2 घात है, तो इसका मतलब द्विघात बहुपद है। किस टाइप का बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और सातवें में आप देखेंगे 7x की पावर 3 है और केवल मैक्सिमम घात यहाँ 3 ही है, तो यहाँ भी किस टाइप का बहुपद हुआ, 3 घात का बहुपद। किस टाइप का बहुपद है, यह एक त्रिघात बहुपद है, अर्थात 3 घात वाला बहुपद है। ये आपका क्वेश्चन रहा, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 आपकी यहाँ से समाप्त होती है। आपने जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपका कॉन्सेप्ट के साथ जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उतना एक्सरसाइज 2.1 में आपको मिल चुका है। 2.1 में आपको मिल चुका है। 2.2 की अगर बात किया जाए, 2.2 में आपको शून्य निकालना है, तो 2.2 में अगर शून्य निकालना है तो हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शून्य के बारे में ही कॉन्सेप्ट में डिस्कशन किया है ना, यानी कि शून्य के बारे में डिस्कस किए हैं। 2.2 को कर भी सकते हैं। तो कल हम लोगों यानी कि कल के लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2.2 एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। आज की जो आपका लेक्चर हुआ वो 2.1 पर, वो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन था। आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं यह दावा करता हूँ आप सारा आंसर खुद से दे लेंगे, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करके बताया, आप समझने का प्रयास करें। अगर आप कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका यानी कि आपकी समस्या का पूरा समाधान हम करेंगे और पूरी कोशिश होगी आपकी समस्या का समाधान किया जाए। ठीक, तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद क्लास।